हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं यूपीपी के लिए, ये प्रैक्टिस सेट की, जिसमें आपको हिंदी का सेट पेपर जो है सुबह 9 बजे और जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर जो है दोपहर में 1 बजे आपको मिल जाता है। और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 8 देख रहे हैं। इस 8 में प्रैक्टिस सेट में देखिए हम लोग हिंदी जो भाग 1 है, सामान्य हिंदी, इसको देखेंगे। इसमें भाग 1 में क्या, देखिए हिंदी में जो है पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, योगदान में कौन सा समास होगा। ठीक, योगदान में पहले तो आप इसको जो है इसको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही आप तोड़ेंगे, तोड़ने में अगर इसमें जो भी परिवर्तन होता है, फिर वहाँ से हमको पता चल जाता है कि ये कौन सा समास होगा। तो योगदान यानी कि योग का दान, अगर योग का दान होगा तो क्या हो जाएगा भाई? तो जैसे ही योग का दान आया, का शब्द जो है वो कारक को दर्शाता है, और कारक चिन्ह किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में। ये आपका पहला आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर देखिए, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद देखिए। फिर देखिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये आपको पता है। तो इसमें जो चा होता है वो ता बन जाता है। क्या बन जाता है? ता बन जाता है, वो भी आधा ता। तो इसका जो है आंसर देखिए क्या हो जाएगा? उच्च श्वास, उच्च छवास, उत्श्वास और उत्छवास। तो उत्श्वास, ये तीसरा ऑप्शन जो है आपको दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में लिखा हुआ है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। तो जो हर समय अपना मतलब साधता है उसको क्या कहा जाएगा? परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी, मतलबी। तो जो अपना मतलब साधे, तो बहुत से लोग हैं, हो सकता है कि भाई इसमें मतलबी भी लगा लें। तो देखो दोस्तों, मतलबी नहीं होता है, ठीक है। तो जो अपना मतलब साधता है उसे स्वार्थी कहते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए आपसे मतलब निकालता हो या अपने स्वार्थ के लिए आपसे व्यवहार रखता हो, दोस्ती रखता हो, ठीक। और दूसरों का भला करने वाला जिसको परमार्थी कहते हैं, जो केवल अपने मतलब से मतलब रखता है, वो मतलबी होता है। और जो खुद रथ चलाता हो वो स्वार्थी होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग हमेशा जो है शब्द के प्रथम पहले भाग में लगते हैं, ठीक है, और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है बहिर्मुखी। अब देखिए, बही तो आपको दिखा रहा होगा, लेकिन मुखी, मुख से बना हुआ है मुखी। तो ये मुखी जो है ये आपका जो है गौड़ शब्द हो जाएगा, ये कह सकते हैं कि मुख्य शब्द हो जाएगा। और बाकी जो इसमें जो बहिर लिखा हुआ है, देखो माँ के ऊपर रा लगा हुआ है, ये रा जो है आधा है, तो इसको हम लोगों को आधा रा लिखना पड़ेगा। तो यानी कि बहिर लिखना पड़ेगा, बा हा में छोटी की मात्रा और रा, आधा रा बनेगा। तो आधा रा आपको किस में दिखाई दे रहा है? ये पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर 5 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। चलिए भाई देखते हैं इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं होगा। चलिए, तो देखो लिखा हुआ है कि एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। अच्छा, देखो मिश्र वाक्य जो है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो जो वरन शब्द लिखा हुआ है यही इसको क्या बना देगा? मिश्र वाक्य बना देगा, ठीक। नहीं, ये वरन, परंतु, किंतु, ये सब तो जो है इसमें संयुक्त वाक्य में आते हैं। अच्छा, तो मिश्र वाक्य नहीं है, तो यहाँ पे ये दूसरा जो है मिश्र वाक्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें वरन शब्द आ गया है, और वरन शब्द जैसे ही आ जाएगा ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। देखो मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, या कह सकते हैं कि जो 2 साधारण वाक्य होते हैं, उन जो 2 मिलके जब वो बनाते हैं तो अव्यव के माध्यम से, वो अव्यव के माध्यम से जुड़ते हैं, तो उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन जब एक जो है सरल वाक्य, एक उपवाक्य हो और एक मेन वाक्य हो, मुख्य वाक्य हो, एक सरल वाक्य हो और एक मुख्य वाक्य हो, यानी कि एक उपवाक्य हो और दूसरा भी उपवाक्य हो, या कह सकते हैं वाक्य हो, वो एक दूसरे के ऊपर मतलब जुड़े हुए होते हैं, कह सकते हैं उसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड होता है, वहाँ जो है मिश्र वाक्य होता है। जैसे एक विज्ञान की गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता है, तो गोष्ठी हुई तभी वक्ता है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, तो उसने जो पुस्तक खरीदी है वो नई है। या वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, तो एक काम क्या होता है वो दूसरे काम के ऊपर टिका हुआ होता है, तो वहाँ मिश्र वाक्य हो जाता है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में लिखा हुआ है कि साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह उक्ति किसकी है?
साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। तो संचित प्रतिबिंब है। यह युक्ति किसकी है? हरजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा हुआ है, महावीर प्रसाद, नागेंद्र और रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी। चलिए, मर्यादा किस युग की पत्रिका थी? तो मर्यादा भाई देखिए, भारतेंद्र युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग या छायोत्तर युग। तो जो मर्यादा है वो द्विवेदी युग की पत्रिका है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमको इनको सुमेलित करना है। तो लिखा हुआ है भक्ति ही ज्ञान ही ना ही कछु भेदा। ये किसकी है? तो वैसे ये देखा जाए तो अभी बाद में बताते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। तो हम राज्य के लिए होना चाहिए, तो वो गलत छप गया है, यहाँ पे है हम राज्य के लिए मरते हैं। फिर 3 नंबर में देखिए लिखा हुआ है ये उपमान मैले हो गए। और चौथा क्या है? बतरस लालच लाल की। ये तो आपको पता होगा कि बतरस लालच लाल की ये बिहारी की है, और ये वाला चौथा यानी कि तुलसीदास की है। ठीक, बाकी ये उपमान मैले हो गए, तो ये जो है ये अज्ञेय की है, और बची हुई ये इस तरीके से। चलिए, क्या मिलाना था? हाँ, मिलाना है। ठीक, पहले का चौथा देखिए, जिसमें भी चौथा ऑप्शन नहीं हटा दीजिए। तो देखिए चौथा ऑप्शन नहीं हटा दिया। फिर दूसरे का क्या था? तीसरा। तो इसमें तो दूसरे का पहला है, इस को हटा दीजिए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, फिर 9 से 10 तक निम्नलिखित में से शब्दों में से विलोम शब्द चुनना है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम दोस्तों क्या होता है? ठीक, कृतज्ञ, अभ्यस्त, संपादित या कर्तव्य। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। और अभ्यस्त का मतलब होता है अनभ्यस्त। चलिए, फिर देखिए 10 नंबर, संकीर्ण का विलोम पूछा गया है। उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण या अनुदार। तो संकीर्ण का विलोम हो जाता है विकीर्ण। चलिए, फिर देखिए यहाँ 11-12 निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मृगधर। इसका किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सिंह, चंद्रमा, शिव या मयूर। तो जो दोस्तों मृगधर होता है ये शशि, सुधांशु, राकेश या चंद्रमा, इनका पर्यायवाची होता है। चलिए, फिर यहाँ पे पराग का पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पराग आप उस पर मत चले जाइए कि फूल का पर्यायवाची पराग हो जाता है। पराग जो है फूल में होता है तो फूल का हो जाएगा, नहीं। पराग भारतीय, फूल, सुगंध, सुकुमार। तो जो पराग होता है वो खुशबू, महक, सुवास, सुरभि, सुगंध या परिमल, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। तो किसके हो जाएंगे ये? खुशबू या सुगंध के। ठीक है। फूल का पर्यायवाची आपको पता है कि कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, ललांत, मंजरी, बहु, फलपिता, फलपतिता। फिर भारती का भी आपको पता है, वाणी, वागीसा, बागेश्वरी, विधाती, वाचा, शारदा, सरस्वती। सुकुमार का बसंत, ऋतुराज, बहार, मधुमास, ऋतुपति। चलिए, फिर देखिए 13 से 15 तक क्या दिखा हुआ है। नीचे दिए गए शब्द में अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त तो अर्थ व्यंजक के बारे में हमको बताना है। तो जो सर्वाधिक उसके लिए महत्वपूर्ण होगा वो लिया जाएगा। गयकंद का अर्थ क्या होता है? बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा या बड़ा हाथी। तो गयकंद नहीं है, सॉरी, गयंद लिखा हुआ। गयंद का मतलब होता है बड़ा हाथी। 14 नंबर देखिए, लिखा हुआ है मूढ़ चेता। मूढ़ चेता का मतलब क्या हो जाता है? तो मूढ़ चेता जो होता है, मूर्ख के बाद में चतुर बन गया हो, आलसी, मूर्ख या दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। तो जो मूढ़ चेता होता है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, आप कुछ भी कहते रहे, वो होता है मूर्ख के लिए। ठीक, फिर 15 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ प्रायोगिक। प्रायोगिक के लिए क्या होता है? प्रायोगिक का मतलब क्या होता है? जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाता है, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, जिसका प्रयोग भविष्य में हो, जिसका नित्यांत उपयोग किया जाए। तो प्रायोगिक का मतलब क्या हो जाता है? जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका है। चलिए 16 नंबर में लिखा हुआ है खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई लल चल गई। अच्छा, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। पंक्ति में अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार हो जाएगा? कौन सा? तो उपमा, अनुप्रास, संभावना या उत्प्रेक्षा। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। तो इसमें देखो इसकी तुलना की जा रही है। खिली हुई हवा किसकी तरीके से? फिरकी की तरीके से। तो यहाँ पे जो है उपमा अलंकार हो जाएगा। जब तुलना की जाए तो उपमा अलंकार तुरंत लगा लीजिए।
चलिए, पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, इस काव्य में अलंकार हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना या उदाहरण? तो देखो यहाँ पे पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, तो इसमें क्या है? विरोध दिख रहा है। किस चीज़ का? पहले जो लोग बोलते नहीं थे अब वो विरोध मतलब बोलने लगे हैं, तो ये एक तरीके का विरोधाभास हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया। और स्थायी भाव के लिए तो मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि भाई 8 ही तो रस हैं, सभी के तो हमको याद ही करने हैं, सर जल्दी से इनको याद कर लीजिए। तो शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या हो जाता है? शांत रस का दोस्तों हो जाएगा कि निर्वेद, रति, श्रृंगार या ग्लानि। तो क्या हो जाएगा? शांत भाव का, शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। ठीक, बाकी श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता ही है। फिर विभत्स रस का जो है वो स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा हो ही जाता है। चलिए फिर देखिए यहाँ 19 से 22 निम्नलिखित वाक्यों में से 11 लावा से मिलाना है। अच्छा, पहला दे रखा होगा, बाकी सब मिलाने हैं। देखिए 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि वाक्य का सही क्रम में मिलाना है। कुल मिलाकर आत्मरक्षा, अच्छा भाई, आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से सही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में के मामले में महिला, अच्छा ठीक है, देखो कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, पहला ये हो गया महिला आयोग, फिर की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से, तो दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाए, तो ये सही हो जाएगा। तो पहला कौन सा था? वाह, वाह से स्टार्ट होने वाला, ये ला से स्टार्ट हो रहा है, ये रा से, ये भी या से, ये वाह से, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि जब तब चेचक के समांतर एक और बीमारी थी, गौशीतला, इसका शिकार हो जाता और उसके आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला प्रायः इस रोग गाय के थनों में होता था, हाथों में छोटे छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती थी। तो देखो इसमें क्या होगा, तब चेचक के समांतर एक और बीमारी थी गौशीतला, ये किसमें यावें दे रखा है, तो ये पहला हो जाएगा। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया था कि ये पहला हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे, तो दूसरा क्या हो जाएगा? फिर लिखा था कि गौशीतला प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता था, तो देखिए प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता था। फिर उसके बाद में आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके हाथों पैरों में छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती हैं। तो यानी कि या वा रा और ला, या वा रा और ला, या वा रा और ला, तो या वा फिर ला और रा, तो ये दूसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे 21 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 21 नंबर में देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों के योजनागतों योजनेतर साधनों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सीधे निवेश किया जाना है। अच्छा 21 नंबर में देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, तो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, फिर देखिए वा नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, तो ये एक हो जाएगा। फिर सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के जरिए दूसरा हो जाएगा। ठीक, फिर जरिए केंद्र सरकार और उन उद्यमों में तीसरा हो जाएगा। योजनागत और योजनेतर चौथा हो जाएगा। सीधे निवेश किया यानी कि वा फिर ला या, वा ला या, तो पहला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यही पहला सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए जो संसाधन दिए जाते हैं योजना आयोग के माध्यम से देश के विभिन्न भागों का इनका उद्देश्य, देखो राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से, तो पहला ये हो जाएगा। ठीक, जो संसाधन दिए जाते हैं, तो यानी कि ये दूसरा हो गया। फिर उनका उद्देश्य, तो ये तीसरा हो जाएगा। फिर ये चौथा हो जाएगा। देश के विभिन्न भागों को संतुलित क्षेत्र बनाना, यानी कि रा के बाद या और वा, रा या वा, ये देखिए दूसरा ऑप्शन आपको मिल गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में 23 से 27 निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में के सही उत्तर का चयन कीजिए, उसे चिन्हित करना है। अच्छा यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है, हमको पढ़ना है।
जब सब लोग भीड़ से गुजर रहे हैं तो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है जो मोटर से चलते हैं। उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीला सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ हैं, भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और एक हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं हैं और तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए जो एक भीड़ से अन्य समान जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषी संबंध रखता है, ये एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। इसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। वाह भाई वाह। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 23, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा। तो देखो सब जगह पे पूरे गद्यांश में कवि ने भीड़ 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 की बात की है, तो क्या हो जाएगा, भीड़ में फंसे लोग। अच्छा भाई, तो भीड़ में फंसे लोग तो इतने थे तो उसका ये तो शीर्षक हो नहीं सकता। भीड़ की शक्ल, उसके भी कई रूप थे, वो भी नहीं हो सकता। भीड़ में कवि और भीड़ का इस्तेमाल, तो देखो कवि भीड़ में था इसलिए उसने ये गद्यांश लिखा, तो उसका जो ये शीर्षक हो जाएगा भीड़ में कवि ही हो जाएगा। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या था, तो भीड़ से मुक्ति का उपाय भीड़ में खो जाना या भीड़ का इस्तेमाल करना है, भीड़ से दूर रहना या भीड़ में अपनी शक्ल देखना। तो भैया भीड़ से बस मुक्ति का एक ही उपाय है कि आप भीड़ में अपनी शक्ल को देख लीजिए या भीड़ शक्ल देखना, यही आपका इसका उपाय मिल जाएगा। भीड़ किनके लिए रुकावट है। अच्छा, तो देखो भाई भीड़ किन के लिए रुकावट हो जाएगी, मोटर से चलने वालों के लिए, दौड़ने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, बस में चलने वालों के लिए। तो देखो जो भीड़ जो होती है वो सही तरीके से देखा जाए तो जो मोटर में चलने वाले लोग होते हैं उनके लिए रुकावट होती है, बाकी तो अपना थोड़ा बहुत रास्ता वास्ता बना के लोग निकल जाते हैं। 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है, तो विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध या जनता के विरुद्ध। देखो पूरे पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं दे रखा था, सिर्फ ये दे रखा था कि भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध ही इसका किया जा सकता है। 27 नंबर, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, तो सरकार, पूंजीपति, सत्ताधारी या नेता। तो भीड़ का इस्तेमाल तो भाई सत्ताधारी लोग करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 28 से 31 दे रखा है, निम्नलिखित 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण हैं, त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे चिन्हित करें। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। अच्छा भाई, तो एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, तो दूसरा ही सही दिख रहा है कि गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, तो मैं सारी रात जागता रहा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। तो यहाँ पे देखो भाई दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, क्योंकि जब तक तब तक। चलिए 31 नंबर देखिए, 31 नंबर में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। अच्छा, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, तो यह मैं काम आसानी से कर सकता हूँ, ये सही हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे खाली जगह है, कुछ उनके बारे में हमको भरना है। गांधी जी का अर्थशास्त्र, चलिए पैराग्राफ आप ऊपर से ये देख लीजिए कि 32 से 35 निम्नलिखित वाक्यों में से एक स्थान रिक्त है, उसके विकल्प चुनकर भरना है। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित था। उनका जो अर्थशास्त्र था वो किस पर आधारित था, न्याय, धर्म और न्याय पर, धर्म और यश पर, धर्म और प्रशासन पर, धर्म और अहिंसा पर। तो धर्म और न्याय पर था, ठीक, वो अहिंसावादी थे लेकिन उनका जो अर्थशास्त्र था वो धर्म और न्याय पर था। 33 नंबर, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है।
33 नंबर में दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है कौन? धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष, धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष जो है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। फिर 34 नंबर देखिए, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। कौन करता है? संकीर्ण, अस्वाभाविक, अनिरंजित या स्वाभाविक। तो भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है। विकास के लिए क्या आर्थिक आवश्यक होती है? तो विविधता, आत्मनिर्भरता, सक्षमता, बहुलता। तो विकास के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पार्श्विक व्यंजन पूछा जा रहा है, तो जो पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? शा, ला, झा या। तो जो या और वा जो दे रखे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो अर्धस्वनी होते हैं। ठीक है, तो वो कभी स्वर तथा कभी व्यंजन में काउंट कर लिए जाते हैं। ला जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है, जिसके उच्चारण में होती है हवा जीभ के पार्श्व यानी कि बगल से निकलती हुई आ जाती है। ठीक है, ला, तो ला पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, क्या लिखा हो? उनमें किस प्रकार का शब्द है? तो तद्भव है, तत्सम है, देशज है या आगत। तो दोस्तों ये तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ किस बोली ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में परसर्ग लगाया जाता है? तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी या अवधी। तो जो परसर्ग होते हैं खड़ी बोली में ने परसर्ग लिखा हुआ है, तो कौन सा परसर्ग? ने। तो ये खड़ी बोली में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? खड़ी बोली में। 39 नंबर, प्रत्येक भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? जो भारतवर्ष का नाम है सबसे पहले किसने सुझाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी ने? तो राजा राम मोहन राय ने जो है इसका नाम सबसे पहले सुझाया था। 40 नंबर लिखा हुआ है देव जो महान, यह किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो देव जो महान, तो इसमें कोई तीसरा शब्द नहीं निकला। अगर तीसरा निकल के आता तो बहुब्री, अगर तीसरा शब्द निकल के नहीं आया है तो कर्मधारय। चलिए दोस्तों, आज के जो 40 क्वेश्चन थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। इसी तरीके से आपको और भी प्रैक्टिस सेट डेली के डेली मिलते रहेंगे। हमारे ये जो 10 प्रैक्टिस सेट हैं ये कंप्लीट होते ही आपको दूसरे किसी प्रकाशन से, दूसरी किताब से या दूसरी जगह से आपको वो क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे जो आपके पेपर में आने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि अभी हमारे पास समय है, अगर हम लोग अब से लेके तब पेपर तक अगर इसको डेली करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन 38 क्वेश्चन में आपको 38 के 38 करने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने नए लोग आए हुए हैं या नए लोग देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।